पूरी मुंबई के अंदर 12 जगहों पर ऐसे बम विस्फोट हुए जिससे पूरी मुंबई दहल उठी थी। लोगों को ये भी नहीं पता चल रहा था कि बम कहाँ पर रखा हुआ है और कहाँ से फट जाए। इतना बुरा आतंक का माहौल जो है पूरी मुंबई में फैल गया था। आखिर इतने सारे बम फटे क्यों, किसने फटकाए? इतने लोगों की मौत हुई थी कि 100 भी गिनने भारी हो गए थे। इतना ज़्यादा आतंक का माहौल पूरी मुंबई में था। लोग भी बाहर निकलते हुए डर रहे थे कि ये नहीं पता कि बम कहाँ पर रखा हुआ है और कहाँ से फट जाए। तो बात है 12 मार्च 1993 को बॉम्बे, जो कि मुंबई है, महाराष्ट्र में 12 आतंकवादी बम विस्फोटों की एक श्रृंखला, एक चैन थी। एक ही दिन के हमलों में 257 मौतें और 1400 घायल हुए थे। हमलों का समन्वय मुंबई स्थित अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध सिंडिकेट डी कंपनी के नेता दाऊद इब्राहिम ने किया था। 21 मार्च 2013 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 20 साल की न्यायिक कार्रवाई के बाद संदिग्ध सरगना याकूब मेमन की मौत की सजा को बरकरार रखा, जबकि 12 जो एक्स्ट्रा जो मौतों की जो सजा आजीवन कारावास में बदल दी। 10 जनों की उनको मौत की सज़ा नहीं दी गई, वो आजीवन कारावास उनको हो गया। मामले के 2 मुख्य जो आरोपी थे, इब्राहिम और टाइगर मेमन, को गिरफ्तार नहीं किया गया और न ही उन पर मुकदमा चलाया गया। भारत के 3 न्यायाधीशों की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने उसकी सुधारात्मक याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उसने तो आधार उठाए थे, पर वे 2002 में अदालत द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अंतर्गत नहीं आते। याकूब को 30 जुलाई 2015 को महाराष्ट्र सरकार ने फांसी दे दी। दिसंबर 1992 और जनवरी 1993 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद पूरे देश में व्यापक दंगे हुए, जिनमें से कुछ सबसे उल्लेखनीय दंगे मुंबई में हुए। दिसंबर जनवरी के दंगों के 5 साल बाद श्री कृष्ण आयोग की रिपोर्ट में आ गया कि 900 लोग मारे गए थे और 2000 से ज़्यादा घायल हुए थे। 9 मार्च 1993 को बम विस्फोट से 3 दिन पहले मुंबई के बहरामपाड़ा की झुग्गी बस्ती के एक छोटे मोटे अपराधी गुल नूर मोहम्मद शेख उर्फ गुल्लू को नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में हिरासत में लिया गया था। गुल्लू उन 19 लोगों में से एक था जिन्हें टाइगर मेमन नाम के एक चांदी तस्कर ने हथियार चलाने की ट्रेनिंग के लिए चुना था। मेमन एक ऐसा तस्कर था जिसका कार्यालय दंगों में जला दिया गया था। टाइगर बम विस्फोटों का मुख्य मास्टरमाइंड बन गया था और उसे बंदूक चलाने और बम बनाने की ट्रेनिंग भी दी गई। गुल्लू को 19 फरवरी 1993 को दुबई के रास्ते पाकिस्तान भेजा गया था और जो प्रशिक्षण रहा, उनकी ट्रेनिंग रही, पूरा होने के बाद वह 4 मार्च को मुंबई लौट आया। उसकी अनुपस्थिति में पुलिस ने गुल्लू के भाइयों को उसे आत्मसमर्पण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हिरासत में लिया। जो उसने किया, उसने दंगों में अपनी भूमिका, पाकिस्तान में अपने प्रशिक्षण, अपनी ट्रेनिंग और शहर के आसपास के मुख्य स्थानों पर बमबारी की साजिश रचने की बात कबूल की, जिससे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सहारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और शिवसेना शामिल है। हालांकि पुलिस ने उसके साजिश के दावे को मात्र धोखा बताकर खारिज कर दिया गया। गुल्लू की गिरफ्तारी से बम विस्फोटों की तारीख आगे बढ़ गई, जिससे मूल रूप से अप्रैल 1993 में शिव जयंती समारोह के साथ मेल खाने के लिए योजनाबद्ध किया गया था। 12 मार्च 1993 को दोपहर 1:30 बजे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की इमारत के बेसमेंट में एक शक्तिशाली कार बम विस्फोट हुआ। 28 मंजिला कार्यालय भवन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और आसपास के कई कार्यालय भवनों को भी नुकसान पहुंचा। रिपोर्टों के अनुसार इस विस्फोट में 50 लोग मारे गए। लगभग 30 मिनट बाद कॉर्पोरेशन बैंक की मंडली शाखा के सामने एक और कार बम विस्फोट हुआ। दोपहर 1:30 बजे से 3:40 तक पूरे मुंबई में कुल 12 बम विस्फोट हुए। ज़्यादातर बम कार बम थे, लेकिन कुछ स्कूटरों में भी रखे गए थे। 3 होटलों, होटल सी
रोक होटल जुहू सेटोर और होटल एयरपोर्ट सेंटर स्टोर को अपराधियों द्वारा बुक किए गए कमरों में छोटे गए सूटकेस बमों से निशाना बनाया गया। बैंक, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, एयर इंडिया बिल्डिंग और एक प्रमुख शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी निशाने पर थे। जवेरी बाजार में बम फटे और उसके सामने सेंचुरी बाजार में एक जीप बम फटा। सहारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और मछुआरा कॉलोनी में ग्रेनेड फेंके गए। जाहिर तौर पर बाद वाले में कुछ नागरिकों को निशाना बनाकर सबसे घातक विस्फोट में एक डबल डेकर बस बहुत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जिसमें 90 लोग मारे गए। मैं आपको बता दूं जिन स्थानों पर जो बम फटे थे, एक माहिम कोजवे मछुआरों की कॉलोनी में फटे, जावेरी बाजार किला, प्लाजा सिनेमा दादर, सेंचुरी बाजार, कथा बाजार, होटल सिरोक, सहार हवाई अड्डे, अब छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, एयर इंडिया बिल्डिंग में फटा था, होटल जुहू स्टोर में, होटल एयरपोर्ट सेंटर स्टोर में, वर्ली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, पासपोर्ट कार्यालय, प्लाजा सिनेमा पर। कई सालों तक इस बात को लेकर संशय बना रहा कि विस्फोट 12 थे या 13 थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि बम विस्फोटों के बाद महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार ने डीडी नेशनल चैनल पर कहा था कि 13 विस्फोट हुए थे। बाद में उन्हें श्री कृष्ण आयोग के सामने स्वीकार किया कि उन्होंने जानबूझकर झूठ बोला था और केवल 12 विस्फोट हुए थे, जिनमें से कोई भी मुस्लिम बहुल इलाके में नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुस्लिम बहुल इलाके मस्जिद बंदर का नाम जोड़ा था और कहा कि यह शहर में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों पर प्रतिकूल प्रभाव डालकर सांप्रदायिक दंगों को रोकने का एक कदम था। उन्होंने यह भी कबूल किया कि उन्होंने जनता को यह विश्वास दिलाकर गुमराह किया कि विस्फोट श्रीलंकाई आतंकवादी संगठन लिट्टो का काम हो सकता है, जबकि वास्तव में खुफिया रिपोर्टों ने पहले ही पुष्टि कर दी थी कि मुंबई का अंडरवर्ल्ड डी कंपनी सीरियल विस्फोटों का अपराधी था। मृतकों की आधिकारिक संख्या 257 थी और 1400 अन्य घायल हुए थे। कुछ सूत्रों ने बताया कि 317 लोग मारे गए। यह अंतर आंशिक रूप से एक बम के कारण है, जिसने 16 मार्च को कलकत्ता में 45 लोग की जान ले ली थी और यह 12 मार्च के बॉम्बे बम विस्फोटों का हिस्सा नहीं था। बम विस्फोटों ने दाऊद इब्राहिम के नेतृत्व वाले बॉम्बे अंडरवर्ल्ड के सामने सबसे शक्तिशाली आपराधिक संगठन डी कंपनी के भीतर एक बड़ी दरार पैदा कर दी थी। बम विस्फोटों से क्रोधित होकर इब्राहिम का दाहिना हाथ छोटा राजन संगठन से अलग हो गया और साधु जसपाल सिंह और मोहन कोटियन सहित अधिकांश नेतृत्व स्तर के हिंदू सहयोगियों को अपने साथ ले गया। राजन के विभाजन ने बॉम्बे अंडरवर्ल्ड को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित कर दिया। छोटा राजन के मुख्य रूप से हिंदू गिरोह को दाऊद इब्राहिम की मुख्य रूप से मुस्लिम डी कंपनी के खिलाफ खड़ा कर दिया। आगामी गैंगवार ने 100 से अधिक गैंगस्टरों की जान ले ली और 2017 में जारी रहा। भारत के सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया और हिरासत में लिया गया। 2006 में आतंकवादी विघटनकारी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम टाड़ा की विशेष अदालत के न्यायमूर्ति पीडी कोड़े ने 129 अभियुक्तों में से 100 को दोषी ठहराया। हमलों के मास्टरमाइंड टाइगर मेमन सहित कई दोषी अब तक हिरासत से बाहर है। 12 दिसंबर 2006 को विशेष टाड़ा अदालत ने मेमन परिवार के 4 सदस्यों को आतंकवादी कृत्यों की साजिश रचने और उन्हें बढ़ावा देने के आरोप में दोषी ठहराया। उन्हें 5 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की जेल की सजा का सामना करना पड़ा, जो उनके अपराध की गंभीरता के आधार पर निर्धारित की जाएगी। मेमन परिवार के 3 अन्य सदस्यों को न्यायाधीश ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। याकूब मेमन पर अनधिकृत हथियार रखने का आरोप लगाया गया था। बम विस्फोटों के बाद याकूब सहित टाइगर मेमन के परिवार के सदस्य दुबई और पाकिस्तान भाग गए। संवाददाताओं ने कहा कि टाइगर मेमन में एक रेस्तरां का मालिक था और कथित तौर पर मुख्य संदिग्ध मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम के साथ निकटता से जुड़ा था। टाइगर और याकूब को छोड़कर पूरा परिवार भारत लौट आया और 1994 में
केंद्रीय जांच ब्यूरो ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया। याकूब को बाद में हिरासत में ले लिया गया और वह अपवाद अवसाद का इलाज करा रहा था। मेमन परिवार पर अदालत में यह मुकदमा चलाया गया और उसे साजिश का दोषी पाया गया। बचाव पक्ष के वकीलों ने सजा में नरमी बरतने की मांग की और प्रक्रिया में देरी का कारण बना। याकूब को 30 जुलाई 2015 को सुबह 6:35 पर IST पर नागपुर सेंट्रल जेल में फांसी पर लटका दिया गया।